डीसी यूनिवर्स के फर्स्ट ऑफिशियल सुपर हीरो हाइमी रेयस यानी कि ब्लू बीटल ने फाइनली एंट्री कर ली है। ब्लू बीटल एस्टेब्लिश करती है इस न्यू कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी, इसकी पावर्स एंड इसका डीसीयू में फ्यूचर भी। बट मूवी के एंडिंग एंड इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स ने अगर कुछ कंफ्यूजन छोड़ दिया है तो वही सब दूर करूंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर थ्योरीज, वो पॉडकास्ट जहां डिस्कस होती है सेंसिबल एंड वियर्ड सुपर हीरो थ्योरीज। अब जनरली एंडिंग एंड एंड क्रेडिट्स वाले वीडियोस मैं फ्राइडे या सैटरडे को ही पोस्ट करता हूं जब मूवी रिलीज होती है, एंड देन आपके पूछे हुए पेंडिंग क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं सुपर थ्योरीज के एपिसोड में। बट इस बार मैं लेट हो गया ब्लू बीटल देखने में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एंडिंग का जो डिस्कशन है इस मूवी को लेके उसको सुपर थ्योरीज में ही डिस्कस करूं, क्योंकि वैसे भी डीसीयू का जो फ्यूचर है जिसका ये फर्स्ट कैरेक्टर है वो है या नहीं वो अभी क्लियर होगा, लेकिन इस मूवी के एंडिंग बहुत सारे पेंडिंग क्वेश्चन छोड़ गई है वैसे भी, तो मुझे लगा कि बेस्ट यही होगा कि इसे इसी सुपर थ्योरीज पे डिस्कस करूं। बट हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर ट्विटर पे हो तो प्लीज फॉलो मी। मेरी ट्विटर आईडी है SFYT स्वप्निल। लास्ट वीक का टारगेट रखा था हमने 75 फॉलोअर्स एंड बहुत अच्छा नंबर दिया, 69 फॉलोअर्स पहुंचे अभी। तो चलो गाइस ट्विटर पे आ जाओ, जो नहीं है, जिन्होंने आईडीज नहीं बनाई है वो भी बना लो, जिनकी आईडीज है देख लो, कर लेना फॉलो। ओके, मूविंग ऑन। अब मूवी के एंडिंग में होती है हाइमी रेयस के ब्लू बीटल की फाइट, उससे भी एक पावरफुल और स्किल्ड विलन कॉनरैड कैरापैक्स से। बट एक मिनट, यहाँ तक हम पहुंचे ही कैसे? तो चलो वो क्विक रिकैप में बताता हूँ। अब सबसे पहले ब्लू बीटल का जो ये स्कैरब है, इसका खुद का माइंड है, इसका नाम भी है जो कॉमिक्स से मैच करता है, खाजी डा। और क्योंकि इसका माइंड है तो ये अपने होस्ट को खुद सिलेक्ट करता है, तो मूवी में ये सिलेक्ट करता है एज होस्ट हाइमी रेयस को। बट पिछले 10 सालों से विक्टोरिया उस ब्लू बीटल को तो ढूंढ ही रही है, बट साथ ही में वो अपना जो आर्मर है, जो सिम्बायोटिक आर्मर, वो क्रिएट कर रही थी, जिसका नाम है ओमैग, जिसका फुल फॉर्म है वन मैन आर्मी कॉर्प्स। इसे पावर करने के लिए इसमें जो डाटा डलेगा वो डाटा आएगा ब्लू बीटल के स्कैरब से। अब स्कैरब आ जाता है कॉड इंडस्ट्रीज में, एंड यहाँ पे एंट्री होती है टेड कॉड की बेटी जेनी कॉड की, जो बाय द वे अपनी आंट विक्टोरिया कॉड के वेपन्स बनाने के अगेंस्ट है। एंड इसी के बारे में डिस्कस करने के लिए जेनी विक्टोरिया के घर आती है, एंड हाइमी की सिस्टर मिलेग्रो और हाइमी दोनों ही इसी घर में काम करते हैं एज क्लीनिंग क्रू। यहीं पे जेनी और विक्टोरिया के कन्फ्रंटेशन में जब कैरापैक्स उस पर अटैक करने जाता है तो हाइमी उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस रीजन से उसकी जॉब चली जाती है उसके सिस्टर के साथ। एंड जेनी जाते जाते उसे अपना नंबर देती है एंड नेक्स्ट डे उसे बुलाती है कॉड टावर में मिलने के लिए, जहां जब वो जाता है तब जेनी ऑलरेडी लैब से ये स्कैरब चुरा के निकल चुकी होती है। बर्गर बॉक्स में वो स्कैरब को डाल के हाइमी को देती है। हाइमी इसे घर पे ले आता है और घर वालों के उकसाने पे इसे ओपन करता है, एंड जब वो इस स्कैरब को टच करता है तो ये स्कैरब उसे अपना होस्ट मान लेती है, जिसके बाद वो बन जाता है ब्लू बीटल। अब विक्टोरिया को पता लग जाता है कि स्कैरब हाइमी के पास है, जिसके लिए वो उसके घर पे अटैक करवाती है। इस सब के बीच उसका फादर एल्बर्टो, जो ऑलरेडी बीमार था, उसे पहले हार्ट अटैक आया था, वो इंजर्ड हो जाता है और इंजरी की वजह से उसको फिर से हार्ट अटैक आता है। एंड जब हाइमी उसे बचाने के लिए जा रहा होता है, उसी टाइम कैरापैक्स उस पे एक स्पेशल डिवाइस से शूट करता है जो उसे कैप्चर कर पाता है, एंड हाइमी के सामने ही उसका फादर मर जाता है, लेकिन उसे कैप्चर करके ले जाया जाता है पैगो आइलैंड। अब एल्बर्टो के मरने के बाद हाइमी की नाना रेयस, जो उसकी ग्रैंड मदर है, वो पूरी फैमिली को कन्विंस करती है कि उन्हें हाइमी को बचाने जाना पड़ेगा। एंड हाइमी की फैमिली को ज्वाइन कर लेती है यहाँ पर जेनी भी, जो उन्हें सपोर्ट करती है अपने फादर के टेक के थ्रू। उसके थ्रू ये लोग सब पहुंच जाते हैं पैगो आइलैंड, जहाँ पे आधे लोग यहाँ की जो आर्मी है उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जेनी और मिलेग्रो इस फोर्ट्रेस के अंडरग्राउंड सेंटर में पहुंचते हैं, जहाँ पे इसके पावर जनरेटर्स होते हैं, एंड टेड कॉड के बनाए कुछ वेपन्स यूज करके वो इन्हें ब्लो कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कैप्चर्ड हाइमी पे ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही होती है, और इस ट्रांसफर के थ्रू कैरापैक्स में वो सारा डाटा डाल दिया जाता है, जिससे वो बनता है द इंडेस्ट्रक्टिबल मैन। एंड उसका जो ऑलरेडी मॉडिफाइड उसकी बॉडी थी, जहाँ पे उसके पास भी वेपन्स कंजर करने की एबिलिटी थी, वो अब और ज्यादा बढ़ जाती है। इस डाटा को विक्टोरिया अपने एक पोर्टेबल डिवाइस में भी डाउनलोड कर लेती है। बट इस सब के बीच हाइमी, जो ऑलमोस्ट मर चुका होता है, वो पहुंचता है आफ्टर लाइफ में, जहाँ पे रेफरेंस है मैक्सिकन आफ्टर लाइफ का जो कंसेप्ट है उसका रेफरेंस है, ये किसी पिक्सर मूवी का रेफरेंस है। अगर आपको पता है तो मुझे बताना कमेंट्स में, ब्रेकडाउन में मैं डिस्कस करूंगा जो इसके हिडन डिटेल्स है। यहाँ पे वो मिलता है अपने फादर एल्बर्टो की स्पिरिट से, जो उसे कन्विंस करता है कि उसका टाइम अभी नहीं आया है और स्कैरब ने तो उसे चूज कर लिया है, अब उसकी बारी है स्कैरब को चूज करने की एंड एक्सेप्ट करने की ये फैक्ट कि वही वो सुपर हीरो ब्लू बीटल बनेगा। एंड इसी लोकेशन पे इस आफ्टर लाइफ में अपने फादर के वर्ड से मोटिवेट होके हाइमी खाजीदा की पावर के साथ टोटली कनेक्ट करता है, जिससे उसका बॉन्ड बन जाता है और उन दोनों के ब्रेन माइंड्स कनेक्ट
एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हाइमी बैक टू इस लिविंग मोमेंट इस वर्ल्ड में आता है तब उसे पता चलता है कि स्कैरब की पावर्स यूज करने से पहले उसे वेट करना पड़ेगा क्योंकि स्कैरब रीबूट हो रहा है। एंड यही वो मोमेंट होता है जब जेनी और मिलेग्रो फोर्ट्रेस के पावर जनरेटर्स को उड़ा देते हैं एंड हाइमी भी अपने शैकल से छूट जाता है। लेकिन उस लैब से बाहर जाने के लिए उसके पास कोई पावर नहीं होती और वो हेल्पलेस होता है कैरापैक्स के सामने। यहाँ से आगे तक अब हाइमी की बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो विक्टोरिया का ही एक साइंटिस्ट जो डॉक्टर सैंचेस है वो उसकी मदद करता है। हाइमी को वो पासवर्ड डाल के डोर से बाहर भेजता है और लॉक कर देता है। आगे पहुंच के जब विक्टोरिया के आदमी होते हैं जो हाइमी को मारने वाले होते हैं तब उसे बचाती है उसकी नैना जो टेड कॉर्ड के वेपन को लेके आई होती है जो उन्हें शूट करती है। एंड इसी के बाद फाइनली वो पहुंचता है अपनी फैमिली के पास उस बग शिप में जहां उसे पता चलता है कि मिलेग्रो और जेनी दोनों ही इस फोर्ट्रेस के बॉटम में कहीं है। अब तक ये स्कैरब रीबूट हो चुका होता है एंड हाइमी एज ब्लू बीटल वापस जाता है अपनी सिस्टर को बचाने। पहले तो हाइमी अपनी सिस्टर को पहले बचा लेता है लेकिन जेनी को विक्टोरिया पहले ही अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जा चुकी होती है। बट जेनी के पास भी एक च्युइंगम होता है जिसको यूज करके वो हेलीकॉप्टर को ब्लो कर देती है। ब्लो मतलब लिटरली जैसे हम च्युइंगम से बलून फुलाते हैं वो उस तरह का लार्ज स्केल में, और वो हेलीकॉप्टर फूट जाता है। एंड नीचे क्रैश होने के बाद जेनी विक्टोरिया का वो जो डिवाइस होता है जिसमें उसने डाटा अपलोड करके रखा होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड दूसरी तरफ मिलेग्रो को बचाने के बाद हाइमी जाता है जेनी को ढूंढने जहां पर उस पर अटैक करता है कैरापैक्स, जहां एक बहुत अच्छी खासी फाइट है। एंड यहाँ पे एक मोमेंट पे पहुंच के कैरापैक्स हाइमी को मारने वाला होता है लेकिन उसका अंकल रूडी दूर से उस पे पत्थर मार के उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। एंड जब कैरापैक्स मुड़ के रूडी को शूट करता है तो रूडी बच जाता है जो थोड़ी देर में रिवील होता है। लेकिन हाइमी को लगता है कि कैरापैक्स ने उसके अंकल को भी मार दिया, तो ऐसे में एंगर जो होता है वो उसके सिर पे चढ़ जाता है एंड वो अपनी फुल पावर यूज करके कैरापैक्स को मारने लगता है। अब इस फाइट में कैरापैक्स को टोटली डिसआर्म कर देता है एंड खाजिदा उसे बार बार बता रही होती है कि एनिमी हार चुका है। लेकिन एंगर जो रेज होता है वो उसमें उसे पूरा मारने की कोशिश करता है लेकिन खाजिदा उसे रोक लेती है एंड मोमेंट पे उसी का डायलॉग बोल के कि वी आर नॉट किलर्स जो उसने स्टार्टिंग में बोला था। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, जो कैरापैक्स की बैक स्टोरी है, जो स्टार्टिंग से हमें ये पता लग रहा था कि कैरापैक्स विक्टोरिया के लिए काम करता है, वो उसका बॉडीगार्ड है, उसका गून है जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैरापैक्स की बैक स्टोरी कुछ और ही है। जब स्कैरब का डेटा कैरापैक्स के डिवाइस में अपलोड हो रहा था तब खाजिदा ने उसके मेमोरीज भी एक्सेस कर लिए थे एंड यहाँ से हमें पास्ट की उसकी हिस्ट्री पता चलती है कि कैरापैक्स जब बचपन में छोटा था मैं तो बचपन में छोटा था तब उसकी मदर मर गई थी विक्टोरिया यानी कॉर्ड इंडस्ट्रीज के ही बॉम्ब्स की वजह से एंड उससे बचपन में ही विक्टोरिया ने उठा लिया था एज अ किड और उसे ट्रेन किया इस तरह से ब्रेन वॉश करके या फिर किसी तरह से उसकी ये मेमोरी ब्लॉक करके कि उसकी मदर की डेथ में विक्टोरिया का और कॉर्ड इंडस्ट्रीज का हाथ था। लेकिन फिर उसको टोटली उसने अपने लिए काम करने वाला एक किलर ट्रेंड सोल्जर बना दिया। लेकिन जब वो एक्सेस दोनों करते हैं तब उसकी भी शायद ये मेमोरी ट्रिगर होती है जहाँ उसे रियलाइज होता है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। एंड जब हाइमी भी उसे छोड़ देता है, उसे मारता नहीं है, तब वो अपनी गलती सही करने के लिए विक्टोरिया को ही मार देता है। अब विक्टोरिया को मारने के लिए वो कुछ नहीं करता, वो ऑलरेडी आइलैंड डिस्ट्रॉय हो रहा होता है कि कैरापैक्स विक्टोरिया को पकड़ के उसके आइलैंड के बीचों बीच बैठ जाता है और अपने डिवाइस को जो उसका सूट होता है उसे ओवरचार्ज कर देता है जिससे वो खुद एक लिविंग बॉम्ब बन जाता है और फिर वो ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी कि कैरापैक्स और विक्टोरिया मर गई। साथ ही में हमें दिखाया गया है कि जितने भी सूट्स है ओमैक्स सूट्स एंडिंग में वो भी सारे डिस्ट्रॉय हो चुके। बट अगर ब्लू बीटल का सीक्वल फ्यूचर पे प्लान किया जा रहा है तो ये दिखाया जा सकता है कि ये जो डाटा था जो अपलोड किया था विक्टोरिया ने अपने डिवाइस में, हो सकता है कि वो क्लाउड में भी अपलोडेड हो एंड इनफैक्ट ओमैक्स सूट्स भी टोटली डिस्ट्रॉय ना हुए, एक आध दो चार बच गए हो गए। लेकिन एंडिंग में जेनिफर कॉर्ड बन जाती है कॉर्ड इंडस्ट्री की सीईओ, जिसके बाद वो बहुत सारी चीजें चेंज करती है जो विक्टोरिया ने किए थे एक्शंस उन्हें अंडू करने की कोशिश करती है और वो शुरुआत ही करती है हाइमी के घर से जिसे रिबिल्ड करने के लिए सारे फंड्स कॉर्ड इंडस्ट्री देगी। एंड जो मूवी में हाइमी और जेनिफर की केमिस्ट्री दिखाई है वो एंड में क्लियर करते हैं कि यस वो एज अ कपल हमें आगे दिखेंगे। लास्ट सीन में वो किस करते हैं जिसके बाद हाइमी उसे ब्लू बीटल वाले सूट में उड़ा के ले जाता है। अब यहीं पे मूवी खत्म होती है। अब मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स है जिसमें पहले सेकंड की बात करता हूँ क्योंकि जो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन है वो एक फनी रेफरेंस है मैक्सिकन कल्चर का। इस सीन में हमें दिखता है अंकल रूडी जो पहले भी मैक्सिकन सुपर हीरो एल चैपुलिन कोलोराडो के बारे में बात करता दिखता है। अब 1970s में क्रिएट हुआ ये एल चैपुलिनो कोलोराडो, ये एक मैक्सिकन शो है जो लाइव एक्शन एंड एनिमेटेड रूप में कई सालों से दिखता है। तो एक तरह से ब्लू बीटल के पोस्ट क्रेडिट सीन में इस कैरेक्टर को, मैक्सिकन कल्चर के इस कैरेक्टर को जैसे मैक्सिकन लोग पसंद करते हैं उसे एक तरह से ऑनर किया गया है। लेकिन DCU के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट सीन है वो मिड
क्रेडिट सीन है। अब मिड क्रेडिट सीन क्लियर करता है कि टेड कॉड, जेनिफर कॉड का फादर, जिंदा है। अब मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है ब्लू बीटल यानी टेड कॉड का जो बेस था, जहाँ पर जेनी हाइमे और उसके अंकल को लेके आई थी, उसी बेस के अंदर जो मैनिकन्स होते हैं जिनपे सूट्स होते हैं, ये ब्लू बीटल की कॉस्ट्यूम्स होती है, जिसमें एक मैनिकन से सूट मिसिंग है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है उस कंप्यूटर की जिसे रूडी ने ऑन किया था, जब वो पता करने की कोशिश कर रहे थे कि हाइमी की बॉडी से ब्लू बीटल स्कैरब को कैसे सेपरेट किया जा सकता है। ये कंप्यूटर टेड कॉड का है एंड इसी कंप्यूटर पे हमें मैसेज लिखा दिखता है टेड कॉड का, जो ये प्लीड कर रहा है कि कोई जेनी को ढूंढ के उसे ये बताए कि टेड कॉड जिंदा है। अब यही मिड क्रेडिट सीन डायरेक्टली सेटअप कर रहा है ब्लू बीटल के सेकंड पार्ट का। अगर आपने मेरा पिछला ब्लू बीटल वाला वीडियो देखा होगा तो उसके एंडिंग में मैंने बताया था कि इसके डायरेक्टर ने ये कंफर्म किया है कि वो इसे 3 पार्ट की मूवी में दिखाना चाहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ने तो ऑलरेडी सेटअप कर दिया है ब्लू बीटल के कैरेक्टर ओरिजिन और उसकी फैमिली और सब सपोर्ट और पास्ट का। तो टेड कॉड के जिंदा होने का मतलब है कि सेकंड पार्ट में इस चीज को एक्सप्लोर किया जा सकता है कि वो कहाँ है और उसे किसने ट्रैप किया है। लेकिन क्या सच में ब्लू बीटल कैनन है इस न्यू डीसी यूनिवर्स में? अब अनफॉर्चुनेटली ये चीज मूवी के एंडिंग के बाद भी क्लियर नहीं है, यानी कि कोई कंक्लूजन नहीं मिलता। अभी भी हम पास्ट के उन्हीं कमेंट्स जो जेम्स गन से आए थे, जहां उन्होंने बोला था कि ब्लू बीटल डीसी यूनिवर्स का फर्स्ट कैरेक्टर है, जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब बैक टू हम वहीं पे जा सकते हैं कि उसी चीज को मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ रेफरेंस दिया गया है, सुपरमैन का रेफरेंस दिया गया है, फ्लैश का रेफरेंस दिया गया है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो किस यूनिवर्स के हैं, क्योंकि मल्टीवर्स हमें फ्लैश में देखने मिला था, जो ये क्लियर करता है कि अलग अलग यूनिवर्सेस में भी ये कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर मान के चले कि ये वही डीसी यूनिवर्स है जिसे हम फ्यूचर में देखेंगे, जो 5 मूवीज आने वाली है, जिनमें फर्स्ट है सुपरमैन लेगेसी, जो ऑफिशियली आएगी 2025 में, तो अगर नेक्स्ट टाइम हमें ब्लू बीटल किसी और मूवी में देखने मिलेगा तो शायद ये वही मूवी होगी। इसके अलावा क्योंकि ब्लू बीटल का ओरिजिन, जो स्कैरब का ओरिजिन है, वो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स से भी जुड़ा हुआ है, तो लैंटर्न्स वाले प्रोजेक्ट में भी वो दिख सकता है। साथ ही में क्योंकि इस कैरेक्टर ने बूस्टर गोल्ड के साथ भी काम किया हुआ है कॉमिक्स में, तो बूस्टर गोल्ड वाले प्रोजेक्ट में भी वो दिख सकता है। हाँ, लेकिन DCEU का जो रीबूट है, क्या वो रीबूट ब्लू बीटल के बाकी कैरेक्टर्स को सर्वाइव करने देगा? तो यहाँ इतना तो क्लियर लग रहा है कि जो एस्टेब्लिश किया गया है इस कैरेक्टर को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो उसकी फैमिली है। तो इतना तो मान के चलते हैं कि उसकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, प्लस जेनिफर, क्योंकि वो कॉड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, ये लोग जरूर कैरी फॉरवर्ड होंगे डीसी यूनिवर्स में। इसके अलावा बाकी चीजों का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। बट सच में जो ब्लू बीटल की एंडिंग है वो ये क्लियर कर रही है कि ब्लू बीटल एज अ सुपर हीरो कितना कनेक्टेड है अपनी फैमिली के साथ। जिस चीज को पहले मूवी में क्रिटिसाइज किया गया है, कैरापैक्स उसकी इंसल्ट करता है ये बोल के कि फैमिली उसे वीक बनाती है, लेकिन मूवी के एंड में ये प्रूव किया गया है यहाँ उसकी फैमिली उसकी हेल्प करती है। एंड प्लस एंडिंग में जो ब्लू बीटल स्कैरब के साथ, खाजिडा के साथ जो हाइमी का कनेक्शन बन चुका है, वो चीज उसके फादर के साथ जो उसका डिस्कशन हुआ था आफ्टर लाइफ में, मूवी की एंडिंग ये क्लियर करती है कि हाइमी का पर्पस यही था, एक सुपर हीरो बनना। तो मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, डीसी की पास्ट प्रोजेक्ट से काफी अलग थी एंड मैंने सच में एंजॉय की। अगर आपने मूवी देख ली है तो इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताना। अब ब्लू बीटल की हिडन डिटेल्स वाला वीडियो भी जल्दी आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियोस भी जरूर देख लेना। एंड हाँ, अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।